हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्ययुगीन नगर, ये कौन कौन से नगर होते थे यहाँ पे बताया गया है। एक, मंदिर नगर। इसका क्या अर्थ है मंदिर नगर का? इसका यहाँ पे अर्थ है कि जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसके केंद्र में एक मंदिर होता है। आगे चैप्टर में इसको हम और क्लियर कर देंगे। इसके बाद क्या है? प्रशासनिक केंद्र। इसका अर्थ है कि जो राजा शासन संबंधित जो भी क्रियाकलाप करता है उसको प्रशासनिक केंद्र के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। वो प्रशासनिक केंद्र के रूप में एक शहर के रूप में सामने आते हैं। फिर वाणिज्यिक शहर। वाणिज्यिक शहर का मतलब जहाँ पर व्यापार संबंधित बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनको वाणिज्यिक शहर का नाम दिया गया है। फिर पत्तन नगर, मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं और यहाँ से व्यापार देश के अंदर और देश के बाहर वस्तुओं के आवागमन में किया जाता है, उनको पत्तन नगर कहा जाता है। और क्या बता रहे हैं कि किसी अन्य प्रकार का शहर भी हुआ करते थे। ठीक है, वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के होते थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पाद का केंद्र भी होते थे। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे भी नगर होते थे जहाँ पे बहुत सारी क्रियाकलाप होते थे। वो प्रशासनिक भी हो सकते थे, वाणिज्यिक भी हो सकते थे और मंदिर नगर भी हो सकते थे। आगे चलते हैं। ये देखिए मानचित्र 1 में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। तो इनको आप इन सभी नगरों की लोकेशन एक बार देख लीजिए कि पुष्कर कहाँ पर है। अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत, बरार, ये सब देख लीजिएगा एक बार। ये आपको याद होनी चाहिए कि किन नगरों की लोकेशन कहाँ पर है और वो किस नदी के किनारे हैं, और वो अगर पत्तन नगर है तो वो किधर की तरफ है, पश्चिमी तट की तरफ है या पूर्वी तट की तरफ है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि व्यापार का वो केंद्र जहाँ पर है वहाँ से किधर की तरफ व्यापार हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ है या पश्चिम एशिया की तरफ है, ये सब आपको फिर आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक अगली हेडिंग है हमारी प्रशासनिक केंद्र। यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? चोल वंश की राजधानी जो है तंजावुर, उस नगर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर में वास्तुकार कुंजर मनन राजराज पेरूतचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व के साथ अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग है। तो यहाँ पे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो नगर है वो कावेरी नदी के किनारे है। इसको जो राजा चोल शासक हैं उनके द्वारा निर्मित मंदिर राजराजेश्वर मंदिर के लिए पहचाना जाता है। और यहाँ पर जो वास्तुकार हैं कुंजर मलन, इनका भी नाम हमको मिलता है मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण। और साथ साथ क्या बता रहे हैं, इस मंदिर में क्या है? एक विशाल शिवलिंग है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस नगर के बारे में, इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। और क्या बताया जा रहा है? मंदिर के अलावा इस नगर में जो राजमहल है इसमें कई मंडप बने हुए हैं। और मंडपों का यहाँ पे क्या कार्य है? इसका क्या अर्थ है कि यहाँ पर दरबार लगाए जाते थे राजा द्वारा, और यहीं से अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। और नगर में सैन्य शिविर भी थे। तो जो प्रशासनिक नगर है ये उसका उदाहरण है कि
इस नगर में कई मंडप बने हुए थे और मंडपों में क्या कार्य होता था, यहाँ पर अपना राजा दरबार लगाता था और यहीं से अपने अधीनस्थों के लिए अनेक आदेश पारित करता था और यहाँ पर एक सैन्य शिविर भी था। तो आपको यहाँ पे प्रशासनिक नगर के बारे में पता चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियों बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र, जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र। तो जो जनसाधारण है वो क्या पहन रहा है? मोटा सूती वस्त्र। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थित स्थपति, जिसको कि क्या बोला जाता है? मूर्तिकार, उत्तम कांस्य मूर्तियों और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो इस ये नगर के बारे में यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे किन किन तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ये इन शब्दावलियों को आप एक नोटबुक बना लीजिए और सारी शब्दावलियों को वहाँ पे लिख लीजिए और लगातार इनका रिवीजन करते रहिएगा, तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगली हेडिंग पे आते हैं, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। अभी हमने इससे पहले भी तंजावुर के बारे में पढ़ा कि वो प्रशासनिक नगर था। प्रशासनिक नगर का मतलब कि वहाँ मंडपों से जो राजा थे वो अपने विभिन्न तरह की प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करते थे। अब यहाँ पे तंजावुर को एक मंदिर नगर के रूप में भी बताया गया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शासक हैं वो मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं और साथ साथ उन मंदिरों को क्या दे रहे हैं? भूमि और धन का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उस आय से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये आप इसको याद रखिएगा लाइन से कि कैसे मंदिर नगर स्थापित हो रहे हैं। विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर में दर्शनार्थी जो होते थे वो दान दक्षिणा दिया करते थे। तो मंदिर नगर जो थे वो कैसे स्थापित हो रहे हैं? राजा पहले क्या कर रहे हैं? मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? भूमि और धन का अनुदान कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है। और क्या हो रहा है? मंदिर के कर्ता जो धर्ता होते थे वो मंदिरों के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। तो ये देखिए, जो भी मंदिरों में दान दक्षिणा और बहुत सारी गतिविधियों से जो भी धन इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ, उनका धन कहाँ यूज हो रहा है? व्यापार और साहूकारी में। इसको याद रखिएगा कि मार्केट कैसे बाजार को मंदिर कैसे प्रभावित कर रहे हैं। धन जो है उसका कैसे प्रवाह हो रहा है मंदिरों से बाजार की तरफ। ठीक है, इस चीज को समझिए। सने सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक मंदिर का निर्माण होता है, जब बहुत सारे वहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं। तो उन मांगों की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी वर्ग आ जाते हैं और आर्थिक गतिविधियों का वहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप मंदिर नगर को समझिए प्रारंभ से, कि कैसे राजा मंदिर बना रहे हैं, उसके बाद कैसे वहाँ पे जो धन इकट्ठा हो रहा है
और आर्थिक गतिविधियां वहाँ से कैसे प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। और एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में भेलस्वामिन, भिलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै, आंध्रा में तिरुपति। ये सब क्या है, मंदिर नगर के कुछ उदाहरण हैं। तो आप समझ गए अब मंदिर नगर कैसे बसाया जा रहा है पूरा और वहाँ पे क्या क्या आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं। अब नए पैराग्राफ पे आते हैं। तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन और तिरुवनमलाई ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान, इसके बारे में बताया जा रहा है। अजमेर के बारे में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की ये राजधानी था। आगे चलकर मुगल शासन के दौरान यह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर विभिन्न तरह के जो धर्म हैं वो एक साथ साथ बढ़े। सूफी जो प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर कब आ रहे हैं, 12वीं शताब्दी में आकर यहाँ पे बस रहे हैं। और क्या है, यहाँ पे अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। व्यापार पर जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं इस काल की, यहाँ पे हमें बहुत सारे उसके लिए फैक्ट्स और उसके बहुत सारा बैकग्राउंड यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए। छोटे नगरों का संजाल, जो हमारी अगली हेडिंग है। 18वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रारंभ बड़े बड़े गांवों से हुआ था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे नगर हैं उनका प्रारंभ कैसे हो रहा है, जो बड़े बड़े गांव थे वो छोटे शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसको मंडी कहा जाने लगा। तो मंडपिका क्या होता था, आसपास के जो गांव के लोग थे वो अपने अनाज को, अपनी उपज जो होती थी उसको बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। तो आप यहाँ देखिए छोटे शहर कैसे बस रहे हैं। तो पहली क्या गतिविधि हो रही है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं यहाँ पर अपने उपज को बेचने के लिए आ रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें और बाजार थे जिनको क्या हट, और बाद में जिसको क्या बोला जाता है हाट। आज भी हम हाट शब्द को सुनते हैं और जानते हैं। जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं वहाँ पे उसको हाट बोला जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों और शिल्पियों जैसे कि कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। तो यहाँ से देखिए एक और जो बड़ी बात है वो क्या है कि ये जैसे कुम्हार हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, इनके क्या है अलग अलग बाजार हैं। आज भी हम देखते हैं जब किसी मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही तरह की जो चीज़ें होती हैं सामान, जैसे सुनार की गली होगी तो वहाँ पे सभी आभूषण के काम करने वाले लोग एक साथ बैठे होंगे। तो ये चीज़ हमें आज भी दिखाई देती है। इसका जो आरंभ हो रहा है कब हो रहा है, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, जो छोटे शहर हैं वो कैसे, उनकी बसावट क्या है उसको ध्यान में रखिएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। देखिए उस समय क्या था कि जो आवागमन था वो इतना सरल नहीं था, लोग बहुत कम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसलिए व्यापारी वर्ग जो था वो क्या करता था कि गांव गांव जाके अपने सामान को बेचता था। लेकिन उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि स्थायी दुकानें भी यहाँ पे बन रही हैं जो एक ही जगह पे रहकर अपना सामान बेच रहे हैं। और आगे क्या है, आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने, ठीक है, और व्यापारी क्या करते हैं यहाँ पे आके जो स्थानीय उपज थी उसको खरीदते थे और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर
पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो सामान को यहाँ से खरीद भी रहे हैं और इन नगरों में आके अपने सामान को बेच भी रहे हैं। तो आप ये छोटे जो नगर हैं ये किस तरह से फंक्शन कर रहे थे उस टाइम पे, उसका आपको आइडिया लग गया है। तो जब भी इस हम क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे। मैं अभी आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दे दूंगा और फिर अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस पर उसका आंसर दे दूंगा मैं। और इस आगे देखते हैं क्या है पैराग्राफ में। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सामंत हैं वो इन नगरों के आसपास रह रहे हैं। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। तो ये सामंत क्या कर रहे हैं, व्यापारियों पे, शिल्पकारों पे और उनकी वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन कर संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण उन्होंने स्वयं या जो धनाढ्य व्यापारी थे उनके द्वारा कराया गया होता था। और साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, जो स्थानीय मंदिर थे जिसका की निर्माण उन्होंने किया होता है या जो धनाढ्य वहाँ के व्यापारी होते हैं उनके द्वारा किया होता है, उनको ये दे देते थे कर वसूल करने का अधिकार। तो इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा कि करों का संग्रहण मंदिरों के द्वारा भी किया जाता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। तो ये हमको अभिलेखों से इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर पदाधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। तो ये देखिए, जो मंदिर हैं वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो वस्तुओं के रूप में किन किन चीज़ों को टैक्स के रूप में वसूलते थे, वो यहाँ पे उसकी एक सूची दी हुई है। वो क्या है, शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। तो इतनी जो चीज़ें हैं इन पर कपड़े लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों पर धातुओं की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इसमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूले जाते थे। तो ये एक सूची है जिसमें टैक्स कैसे वसूला जा रहा है, वस्तुओं के रूप में भी और नगद के रूप में भी। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उसमें बंजारे लोग, बंजारे मतलब जो अलग अलग स्थानों पर जाके अपने सामान को बेचते थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका मुखिया होता था और वो मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक मुखिया होता था। जैसे आपके पास घोड़ा है तो आप गए मुखिया के पास, आपने बताया कि आपके पास घोड़ा है, फिर मुखिया गया एक योद्धा के पास जो उसको खरीदना चाहता है और मुखिया के द्वारा आपने अपने घोड़े को बेच दिया। तो इस तरह से घोड़े का यहाँ पे व्यापार होता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। अब क्या है कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे उस समय पे डाकू हुआ करते थे जो काफिले को, और वहाँ के जो अगर व्यापारी अकेले यात्रा कर रहे होते तो उनको लूट लेते थे। तो जब वो काफिला बनाकर चलते थे तो इससे क्या होता था, उनको अधिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती थी। और क्या होता था, अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ, जिसको कि गिल्ड बोला जाता था, वो बनाते थे। तो गिल्ड किस लिए बनाई जाती थी, अपने हितों की रक्षा के लिए। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे संघ थे जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध कौन है, मणिग्रामम और नानादेश। देखिए ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा।
इसी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नाना देशी क्या होता था, तो वो ऑप्शन दे देंगे, मंदिर की शैली दे देंगे और व्यापारिक संघ दे देंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन बना देंगे। तो इसीलिए इन फैक्ट्स को हम याद रखेंगे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक है, चेट्टियार और मारवाड़ी आप इनको याद रखिएगा। आज भी हम देखते हैं कि ये व्यापारी समूह हमें दिखाई पड़ता है। फिर गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम वोहरा दोनों ही समुदाय शामिल था। तो गुजराती व्यापारी में कौन कौन यहाँ पे बताए जा रहे हैं? हिंदू बनिया और मुस्लिम वोहरा। वे दूर दूर तक लाल सागर की जो लोकेशन है वो आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको आगे की जो लाइन है ये समझ में आ जाएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गुजरात के तट से, है ना, कौन लोग व्यापार कर रहे थे, किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे और किन क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे और जब मैप को आप देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें और मस्तिष्क में क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लाल सागर को आप देख लीजिएगा। इसको पढ़ते हैं। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन से व्यापार करते थे। ठीक है, तो यहाँ के देखिए व्यापारी कहाँ कहाँ व्यापार कर रहे हैं, है ना। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जब भी आंसर लिखने के लिए आए तो इन क्षेत्रों के आप नाम तुरंत लिख दीजिएगा। वह इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। तो क्या बेचा जा रहा है यहाँ से? कपड़े और मसाले। बदले में अफ्रीका से क्या ला रहे हैं वो? सोना, हाथी दांत। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो ये देखिए, ये जो सूची है इसको आप कहीं लिख लीजिएगा अपने जो फैक्ट्स की जो भी आप नोटबुक बनाएंगे उसमें, तो जिससे आपको पता रहेगा इन फैक्ट्स का आपको कहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन के हिसाब से इन फैक्ट्स को यूज़ कर लीजिएगा। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। ये देखिए, अब जो पश्चिमी तट है यहाँ पर कौन कौन लोग हैं आकर बस गए हैं? अरबी बस गए हैं, फारसी बस गए, चीनी, यहूदी, सीरियाई, है ना, ईसाई, ये सब आके बस गए हैं। और लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले जो और कपड़े, इनको कौन खरीद रहा है? इतावली जो व्यापारी हैं वो इनको खरीद रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उन सामान को फिर यूरोप के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। उसमें व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन से होते थे? हमेशा आप मसालों का नाम सुनते रहते हैं। ठीक है, वो मसाले होते थे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यूरोपीय व्यंजनों में महत्वपूर्ण अंग बन गए थे ये जो मसाले थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था, इसकी भी मांग बहुत थी। ये चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाईं। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इस बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से व्यापार बदलेगा, व्यापार करने के क्षेत्र बदलेंगे, वैसे ही नगरों का भी स्वरूप बदलता जाएगा। तो नगरों का जो मार्ग होगा, जो भी नगर होंगे, वो हमेशा व्यापार पर ही डिपेंड होंगे। जिन क्षेत्रों से ज़्यादा जैसे मान लीजिए अब यहाँ पश्चिम एशिया में व्यापार होता है, ठीक है, तो यहाँ के जो भारत के जो तट हैं, यहाँ जो नगर बसेंगे, है ना, ये समृद्ध हो जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ का व्यापार कम हो जाएगा मान लीजिए, तो ये जो नगर हैं ये क्षीण होते चले जाएंगे, ये नगर समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि ये बसे ही व्यापार पर हैं। इनका जैसे व्यापार समाप्त, ये नगर भी समाप्त हो जाएंगे। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि व्यापार और नगरों का स्वरूप किस तरह बदलता रहा है। ये हम प्राचीन भारत से लेकर अभी तक देख ही रहे हैं। अब यहाँ काबुल के बारे में पढ़ लेते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से
राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। तो काबुल अब राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से 16वीं शताब्दी में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया था। काबुल और कांधार ये हमेशा क्या रहे हैं, रेशम मार्ग से जुड़े रहे हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या हो रहा है, घोड़ों का व्यापार। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा कि घोड़ों का जो व्यापार है उनका ये जो मुख्य मार्ग है उसमें ये पड़ता है और रेशम मार्ग के बीच में ये पड़ता है। 17वीं शताब्दी में मैं आपको भी इसी चीज़ को बताया ना कि जो व्यापार होगा, व्यापारिक जो मार्ग होंगे, नगर का स्वरूप वही डिसाइड करेंगे हमेशा। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉ बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का जो व्यापार है उसमें प्रतिवर्ष वो व्यापार कितने का हो रहा है, 30,000 रुपयों का। और ये 30,000 रुपये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही भारी रकम समझी जाती थी। और काबुल से क्या हो रहा है, मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँट पर लाद कर लाए जाते थे और महाद्वीप के तथा अन्य भागों में बेच दिए जाते थे। तो ये जो सारा सामान है ये लाया जाता था और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में इसको बेच दिया जाता था। यहाँ पर क्या है, गुलामों की भी बिक्री होती थी। तो ये काबुल के बारे में हमें यहाँ पे इतनी सारी जानकारी मिल रही है। अगली हेडिंग देखते हैं, नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक सुप्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। ठीक है, ये बीदर एक जगह है और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तांबे और चांदी की जड़ाई में जो जड़ाई का काम है तांबे और चांदी का बहुत ही प्रसिद्ध था बीदर में, इसीलिए जो शिल्प का नाम है वो भी बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, इसमें कौन कौन शामिल था विश्वकर्मा समुदाय में, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। तो सुनार कौन होते थे, जो आभूषणों का काम करते थे, कसेरे जो बर्तन निर्माण का काम करते थे, लोहार मतलब जो लोहे का काम करते थे, लोहे के औजार बनाना, और राजमिस्त्री जो इमारतें होती थी उसमें, और बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करने वाले। इनको क्या बोला गया है, विश्वकर्मा समुदाय। ठीक है, और मंदिर निर्माण के लिए या किसी भी निर्माण के लिए ये वर्ग बहुत ही आवश्यक था। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। तो ये लोग कौन थे, ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा, सालियार और कैकोलार, ये कौन थे, बुनकर। वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो ये देखिए कुछ शिल्पकार हैं और अलग अलग जिन कार्यों को कर रहे हैं उनके बारे में इस पैराग्राफ को बताया गया है। और ये पीतल की मोमबत्ती दान का ये काला आवरण है, ये देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, ये शॉल का बॉर्डर। तो ये हमारे जो शिल्पकार थे वो कितने उच्च कोटि के थे इन नमूनों से। तो अब नई हेडिंग पे जाने से पहले ये जो हमारा बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको पढ़ लेते हैं। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, लेकिन तंजावुर, जिसको अभी हमने पहले पढ़ा है, जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा उनका विस्तार और महत्व की दृष्टि से वह सिकुड़ गए। इतिहास में हमको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी व्यापारिक केंद्र होंगे, जो भी शहर होंगे, अगर वो व्यापारिक केंद्र बन गए हैं, व्यापारिक मार्ग में अगर वो हैं, या उन पे किसी जो विशेष उत्पाद हैं वहाँ उसका उत्पादन हो रहा है,
तो वो व्यापारिक दृष्टि से क्या होंगे, हमेशा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तंजावुर का एग्जाम्पल दिया गया है। तंजावुर में क्या दिया गया कि वह एक प्रशासनिक और मंदिर नगर था। तो मंदिर नगर होने की वजह से वहाँ पे एक मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है वो तो चलती रहेगी, पर प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, समय के साथ साथ साम्राज्य के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, ये जो नगर है ये थोड़ा बताया जा रहा है कि उसका महत्व कम हुआ या वो सिकुड़ गए, मतलब वो श्रिंक हो गए, एक सीमित क्षेत्र में रह गए वो। ठीक है, तो व्यापार का महत्व क्या है नगरों के लिए, इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना है। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, ये देखिए इसको याद रखिएगा मुर्शिदाबाद को, इस फैक्ट को, ये कहाँ पर स्थित है, भागीरथी के तट पर, और ये रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। तो ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक पाए। देखिए मैंने आपको बोला ना कि जो भी व्यापारिक केंद्र अगर बन रहा है तो वहाँ पे कोई एक विशेष उत्पाद का क्या होगा, उत्पादन होगा। एक नगर, जो नगर बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, बहुत सारे जो उत्पाद हैं वहाँ पे बनाए जा रहे होंगे, तभी तो वो नगर होंगे, या फिर वो कुछ सेवाओं को दे रहे होंगे। तो जैसे ही उन उत्पादों में कमी आती है किन्हीं भी वजह से, तो उन नगरों का क्या होगा, वो नगर क्षीण होने लगेंगे। इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के लिए पहचाना जाता था और बंगाल की राजधानी बना, लेकिन जब इंग्लैंड में मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े आने लगे तो क्या हुआ, फिर इसकी मांग कम हो गई इन वस्त्रों की, और उस वजह से ये जो नगर है उसका भी सितारा डूब गया। अब हमारी अगली हेडिंग है, इसमें हम हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत जैसे 3 जो हमारे नगर हैं इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो अगली हेडिंग है वो क्या है, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी जो है वो अपनी वास्तुकला के लिए, यहाँ पे जो बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी जो भवन है, उसके लिए पहचाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। इस नगर की स्थापना कब हो रही है, 1336 में, और ये जो विजयनगर साम्राज्य था उसका केंद्र स्थल था। तो ये हम्पी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ के खंडरों से क्या पता चल रहा है आज कि इसकी जो किलेबंदी थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी, और जो किले की दीवार थे उसका निर्माण गारे चूने जैसी किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे जो गारे चूने से जोड़ने वाले जो मसाले बनाए जाते थे उस समय पे, उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया, बल्कि जो शिलाखंड है उनको आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ठीक है, तो जो शिलाखंड थे उनको आपस में फंसाकर स्थापित किया गया था। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। तो यहाँ पे क्या है, हमको मेहराब और गुंबद मिल रहे हैं। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे हमको म्यूजिकल जो पिलर मिलते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। ठीक, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। तो इन्हीं में क्या है, जैसे ये आले जो होते हैं आपने देखा होगा, अब जब भी आप किसी किले में गए होंगे तो वहाँ पे आले बने रहते हैं दीवारों पर। वहाँ पे क्या बता रहे हैं इन्होंने कि वहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, ठीक, जिनमें कमल और तोंडों की आकृति वाली मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई
वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। तो ये क्या थी, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पे होती रहती थी। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरो कौन होते थे, मुसलमान सौदागर का जो समूह होता था उसको मूरो बोला जाता था उस समय पे। और जो चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे व्यापारियों के एजेंटों का जमघट यहाँ पे लगा रहता था। तो सोचिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं वाणिज्यिक केंद्र था, तो वो हमको यहाँ जो इतने सारे समूह दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे व्यापारी जो दिखाई दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। और साथ साथ यहाँ के जो भवन हैं अलग अलग तरह के, और यहाँ का जो भवन निर्माण की जो शैली है वो सांस्कृतिक रूप से भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना रही है। वो आ गया अगले पैराग्राफ में। ये देखिए, ये जो चित्र है इसको देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर से बना हुआ रथ। ये अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देवदासी प्रथा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, जो एक शिव मंदिर है। और यहाँ पर क्या है, अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्ष हैं। और यहीं पर देवदासियां क्या करती थी, नृत्य करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। तो पुरातत्वविदों ने क्या किया है कि उस मंच को खोज निकाला है जहाँ पर ये वहाँ के जो राजा थे ये सारी गतिविधियाँ वहाँ पे उस मंच पर करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, विजयनगर साम्राज्य पराजित हो रहा है और इसी के साथ हम्पी का भी विनाश हो गया। सूरत के बारे में पढ़ें उससे पहले ये दो टर्मिनोलॉजी है उसको स्पष्ट कर देते हैं। वाणिज्यिक जो केंद्र है उसकी डेफिनेशन दी गई है। वाणिज्य केंद्र क्या है, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ वो ऐसा स्थान है जहाँ पे विभिन्न उत्पाद के केंद्रों से आने वाला जो माल है यहाँ पे खरीदा और बेचा जा रहा है कि अलग अलग उत्पाद यहाँ पर आके क्या होता है, उनका क्रय और विक्रय। उसी प्रकार हुंडी है ना, इसको क्या बोला जाता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। जैसे हुंडी का क्या बता रहे हैं कि एक दस्तावेज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दस्तावेज इशू किया और आप उसको लेके गए, है ना, कहाँ लेके गए, कहीं भी ले गए, साउथ इंडिया में लेके गए और आपने उस दस्तावेज को दिया तो उसके बदले क्या होगा, आपको धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हुंडी। इससे क्या व्यापार बहुत ही आसान हो जाता था कि मैंने आपको एक कागज़ दे दिया, उसके बिहाफ पे आप उसको लेके गए और आपने धनराशि कहीं और प्राप्त कर ली। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो क्या है, सूरत, जिसको पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। अब क्या यहाँ पे बता रहे हैं, सूरत मुगल काल में कैम्बे, जिसे आज खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिम व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। तो सूरत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मुगल काल में जो कैम्बे खंबात की खाड़ी है
वहाँ का, और कुछ समय जो बाद जो अहमदाबाद नगर बसेगा उसका ये वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। कौन? सूरत नगर। सूरत सूरत जो है वो औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो आप जो मैप है उसमें सूरत की लोकेशन देख लीजिएगा, औरमुज की खाड़ी देख लीजिएगा, और वो रास्ता देख लीजिएगा जहाँ से होते हुए पश्चिम एशिया के लिए व्यापार किया जाता था। मैं आगे चल के मैप का एक क्लास, एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है एक साथ दे दी जाएंगी। और क्या है, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ठीक है। फिर सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। कोई भी नगर जहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा होगा, वो व्यापारिक केंद्र होगा, तो वहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए इसको सर्वदेशीय नगर बोला जाता था। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम थे। तो उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि जब भी आप यूरोप से आएंगे तो आपको पश्चिमी तट पर सूरत एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिखाई देगा। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी वक्त पर विभिन्न विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े रहते थे। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये केंद्र था। लगभग 100 जहाज हमेशा यहाँ किसी भी समय रहते थे। अगली जो हमारा पैराग्राफ है उस पर आ जाते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर, सूती कपड़े को क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं जो थोक और फुटकर कीमतों पर ये दुकानें सूती कपड़े को बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों, जिसको जरी बोला जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो सूती कपड़े के लिए और साथ साथ जरी जो वस्त्र होते थे उनके लिए सूरत फेमस रहा है। और उनके पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। और ये सब जो सामान था वो कहाँ कहाँ बेचा जाता था? पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। अब जब अलग अलग देश के लोग आएंगे, बहुत सारे व्यापारी लोग आएंगे, तो उनके लिए आपको बहुत सारे विश्राम घर बनवाने होंगे, और ये राज्य ने इस काम को यहाँ बता रहे हैं कि पूरा किया था। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। ठीक है। सूरत में कठियावाड़ी, सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी, वो भी होंगी। इसके लिए आपको ऋण की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, साहूकारी कंपनियां धन की आवश्यकता जो पूरा करती थी व्यापार के लिए। उल्लेखनीय है कि सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र के काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, हुंडी किसे कहते थे। तो सोचिए ये जो हुंडी थी ये कहाँ कहाँ पे मान्य थी? मिस्र में थे, इराक में, बेल्जियम में, इतने दूर तक ये हुंडियाँ मान्य थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब फिर वही बात आ जाती है, किसी नगर का उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा। तो यहाँ पे पतन के कारण बताए जा रहे हैं। किंतु 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी पतन प्रारंभ हो गया। उसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता को हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, पर आज भी क्या है, वाणिज्यिक केंद्र है। तो इसका क्या क्या
पतन किसके क्या कारण थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो मार्केट थे और साथ साथ उत्पादकता, इसकी हानि हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिमांड थी कहीं ना कहीं वो इस कम हुई। और साथ साथ क्या है, जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से कि व्यापार, जो विदेशों में व्यापार किया जाता था उस पर भी प्रभाव पड़ा। और साथ साथ क्या है, अल्टरनेटिव जो नगर है वो प्रतिस्पर्धा में आ गया था। ठीक, तो ये कुछ कारण थे। अब यहाँ पे जो अगला नगर है हमारा मछलीपट्टनम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम नगर भी बोला जाता था, ये कहाँ पर स्थित था, कृष्णा नदी के डेल्टा पर। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र का जो तट था उसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। ये मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉलैंड के लोग और इंग्लैंड के जो लोग हैं यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 17वीं शताब्दी के टाइम तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, और जो यहाँ का जो किला है वो किसने बनवाया था, हॉलैंड वासियों ने। ये बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है नगर के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर और क्या बता रहे हैं, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। इसका क्या अर्थ है कि जो गोलकुंडा के शासक थे, कौन, कुतुबशाही शासक, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ये क्या कर रहे हैं कि कपड़े, मसाले और जो भी अन्य वस्तुएं थी उनकी जो बिक्री है उस पर क्या कर रहे हैं, वो अपना पूरा एकाधिकार लागू कर दिए। मतलब उनके ही निर्णय से इन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाएगा। और वहाँ की जो वस्तुएं थी उन पर, उनके व्यापार पर क्या था, राज्य का एकाधिकार था। ठीक है, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। ये क्यों किया था और यहाँ के जो शासक थे उन्होंने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर की घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। इसका क्या अर्थ है, ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों को बताया गया है, कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, ठीक है, चट्टियार, यूरोप व्यापारी, इन सब लोगों ने क्या किया, इस नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। व्यापार होगा तो अपने आप ही समृद्धशाली हो ही जाएगा। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, ठीक है, ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अपना साम्राज्य में इसको मिला लिया। फिर ये क्या कर रहे हैं, जो मीर जुमला हैं उनको, वो आपस में अंग्रेज़ों और हॉलैंड वालों को आपस में लड़ा रहे थे व्यापार और उन सब चीज़ों को लेके। लेकिन क्या हो रहा है कि 1686-87 में औरंगजेब ने अपने इसको साम्राज्य में गोलकुंडा को मिला लिया। देखिए, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है पर बहुत ही आवश्यक है, उसको हमेशा याद रखिएगा। जो भी व्यापार है उस पर क्या है, हॉलैंड जो वासी हो गए, चाहे इंग्लैंड के लोग हो गए, चाहे पुर्तगाली हो गए, चाहे यहाँ के भी व्यापारी हो गए, वो व्यापार पर हमेशा क्या करेंगे, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे। और व्यापार पर नियंत्रण कैसे स्थापित हो सकता है कि वहाँ का जो शासक वर्ग है वो उनका सहयोग करे, ऐसी नीतियाँ बनाए या उनको ऐसी सुविधाएं प्राप्त कराए जिससे कि वो आसानी से व्यापार कर सकें और व्यापार पर उनका एकाधिकार हो, बाकी लोगों से की अपेक्षा में वो ज़्यादा शक्तिशाली रहें। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हमेशा व्यापार और राजनीति आपस में भिड़ती रहेंगी। ये जो समय काल है उसको समझिए, तभी जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि यहाँ पर भारत में अपनी
राजनीतिक प्रभुत्व को लगातार बढ़ाते रहेंगे और आखिरी में क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो इसका जो प्रारंभ बिंदु है वो क्या है, व्यापार। वही प्रारंभ बिंदु है, वही अंतिम बिंदु भी है। तो इन बातों को हमेशा याद रखिएगा और इनको जो भी पॉइंट्स हैं उनसे हमेशा जोड़ के रखिएगा। देखिए इन्हीं बातों को यहाँ पे अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अब जो स्थिति है उसके अनुसार क्या आवश्यक है। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, ठीक है, बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। तो कंपनी के केंद्र अब क्या करेंगे, ये देखिए इन गतिविधियों में भी वो लिप्त हो रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, वो नॉर्मल व्यापार कर रहे थे, मतलब वो यहाँ से आते थे, वस्तुओं को खरीदते थे, ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे। जो यहाँ से खरीद में और वहाँ पे बेचने में उनको जो मार्जिन था वही उनका प्रॉफिट था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक जो भी भूमिकाएं थी उनमें अब वो सम्मिलित हो रहे हैं। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तब मुसलीपत्तनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान उनका पतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। ओके, अब जो हमारी नई हेडिंग है उस पर आ जाते हैं, नए नगर और व्यापारी। अब क्या है, फिर से नए नगर बसेंगे और जो नया व्यापारी वर्ग है उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज और हॉलैंडवासी फ्रांसीसी ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है, किस लिए बना रहे हैं, वो अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ईस्ट इंडिया अपनी कंपनियों का वो निर्माण कर रहे हैं। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। ये लोग क्या है, आपको पता ही है कि आपको अगर व्यापार करना है उस वक्त जो विदेशों से हो रहा था तो आपको समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। और नियंत्रण कैसे स्थापित होगा, हमेशा नौशक्ति से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले रही हैं और अपनी नौसेना का प्रयोग करके भारतीय व्यापारी को उन्होंने क्या किया, एक बस अपना एजेंट के रूप में बना दिया, ठीक है, समझ गए ना आप कि यहाँ का जो व्यापारिक वर्ग था उसका समुद्र पर नियंत्रण नहीं रह गया। इसी वजह से वो क्या, अपने जो भी उनका जो वस्तुएं थी, जो भी उनके व्यापार के जो भी उत्पाद थे, वो अब उनके एजेंट के रूप में खरीद बेच रहे थे। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। आप इस समय की राजनीतिक जो स्थिति है उस पर ध्यान दीजिए। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उनका जो नियंत्रण है वो समुद्र व्यापार से कम हो गया और उसी का फायदा क्या है, जो अलग अलग देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने यहाँ पे अपना व्यापार पर और समुद्र पर शक्ति अपनी स्थापित कर ली। अब अगली हेडलाइन पे आते हैं, पैराग्राफ। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे क्या हुआ, इन शिल्पों का बहुत ही विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब देखिए ये जो समय है, आपको भी पता चला कि व्यापारिक वर्ग कैसे एजेंट के रूप में
परिवर्तित हो गए। अब यहाँ पे साथ साथ क्या हो रहा है, जो शिल्पकार, जो हमेशा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें यही लोग रहे हैं प्रमुख, अब इनकी स्वतंत्रता भी घट गई। कैसे घट गई वो यहाँ पे बताया जा रहा है। शिल्पी जो जन थे वो पेशगी प्रणाली पर काम करने लगे। पेशगी प्रणाली क्या होती थी, इसका अर्थ था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले से ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए कपड़ा बुनना होता था। अब वो क्या करेंगे, कुछ पैसे ले लेंगे यूरोपीय एजेंटों से और वो जितना बोलेंगे कि आपको मान लीजिए इतने वस्त्रों को निर्माण करना है इतनी मात्रा में, तो वो उतना ही तैयार करेंगे और उन्हीं के माध्यम से उनको वो बेचेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अब उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, घटने लगी। ठीक है। अब जैसे कि आपने मुझे 100 रुपये दे दिए, मैं शिल्पकार हूँ, और बताया कि भाई इतना आपको, ये मेरा ऑर्डर है, इतना माल तैयार करके मुझे बेच देना है, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं बना सकता, बेच सकता। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी जो स्वतंत्रता है सीमित हो जा रही है और साथ साथ मेरा उत्पादन भी सीमित हो जा रहा है। तो इससे जो मेरी आर्थिक स्थिति है उस पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं, वही चीज़ बोल रहे हैं ये, बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े ही मांग के अनुसार बेचने पड़ते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है। उन्हें कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन भी वही डिसाइड करते थे और मांग भी वही डिसाइड करते थे। ये जो अभी हमने कुछ बिंदुओं पे जो बात करी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा और कहीं अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में ये जो नगर हैं उनका क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, जो आज भी प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। ठीक। अब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पजनों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। और 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो अगले साल बताई जाएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कैसे परिवर्तन आ गया है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, उसका आप आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। इसी पर एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ आपसे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत का जो व्यापार है और यहाँ का जो उत्पादन है, इस पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन हो रहे थे, इस पर चर्चा कीजिए। तो इसका आप उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा और जो आपको ना समझ में आए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा और अगले लेक्चर में इसका एक आपको प्रिसाइज वे में आंसर दे दूंगा। ये जो इस चैप्टर का अन्यत्र है बॉक्स में, इसको पढ़ लेते हैं। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्र मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उसमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो ये क्या है, 15वीं शताब्दी में अनेक जो यूरोपीय नाविक हैं वो समुद्री मार्ग खोज रहे हैं भारत तक आने का। किस लिए, यहाँ के मसाले और अन्य जो उत्पाद थे उसको प्राप्त करने के लिए। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। वह 1498 में कहाँ पहुंच रहे हैं वो, कालीकट।
ये बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन वो लौट गए। इस समुद्री यात्रा के दौरान उनके 4 में से 2 जो जहाज थे वो नष्ट हो गए थे। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग, इतने खतरे थे उसके बाद भी जो मार्ग खोजे गए थे वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। उसके बाद तो अंग्रेज, पहले कौन आए? पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, फिर हॉलैंडवासी, उसके बाद फ्रांसीसी नाविकों ने क्या किया? इस मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी ने आशा नहीं की। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पे कि ये भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन हुआ क्या? कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उनका सोचना था क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर ये पहुंच रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ इसीलिए नाम पड़ा था, इंडीज़ देखिए ये लिखा हुआ है। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े भागों को अपने कब्जे में ले लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले जो बस्तियां थी उनको, पहले बसी बस्तियां थी उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर।